गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में, क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 के अंदर अपन ने क्या स्टडी किया था कि जो यूनिट्स जो होती हैं उनका मेज़रमेंट क्या होता है, उसके बारे में अपन ने इन्फॉर्मेशन अच्छे से कैलकुलेट कर ली, इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली। ठीक है, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा अपने कि जो यूनिट एंड डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो एक नया लेक्चर, यानी जो क्या होता है कि मापन की शुद्धता। और उससे पहले अपन बात करेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है। जैसे द्रव्यमान सबको पता है, एक मास होता है, एक भार होता है, लेकिन द्रव्यमान की परिकल्पना, द्रव्यमान को मापन कैसे करेंगे, कैसे मापेंगे हम। तो मेजरमेंट ऑफ मास, हेडिंग लगा दीजिए, द्रव्यमान का मापन। मेजरमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान का मापन किस तरीके से होता है। वैसे द्रव्यमान क्वांटिटी क्या होता है, स्मॉल m होता है, वो आपको सभी को पता है। द्रव्यमान कहते किससे हैं, जैसे कोई वस्तु हो गई, कोई वस्तु, ये डस्टर हो गया मेरे पास, ये डस्टर क्या करेगा, अपनी स्थिति को चेंज करना चाहता है, अपनी स्थिति को चेंज करेगा। दैट मीन्स ये कैसे चेंज करेगा, कैसे अपनी स्थिति को परिवर्तित करेगा। वो परिवर्तित कैसे करेगा, जब इस पर क्या करूँगा, मैं कोई फोर्स अप्लाई करूँगा, कोई बल अगर मैं लगाऊंगा। देखो आप इधर से अगर मैंने कोई बल अगर अप्लाई किया, इसके ऊपर बल लगाया, तो ये वस्तु पहले यहाँ थी, अब यहाँ आ गई, यानी इसमें क्या हुआ, चेंज हुआ। तो वस्तु क्या करेगी, चेंज होगी। लेकिन वस्तु चेंज क्या होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या करेगी, वस्तु जो है परिवर्तन की अवस्था में क्या करती है, विरोध उत्पन्न करती है। यानी किसी वस्तु के ऊपर बल लगाने से वो वस्तु क्या करेगी, अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगी। यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, यानी परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, पहले वाली स्थिति नहीं रही, अब नई स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति और जो वर्तमान स्थिति, उसमें क्या हुआ, एक डिफरेंस डेवलप हुआ। ठीक है, और वो बल लगाने से उसमें परिवर्तन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो स्पीड थी, पहले मान लेते हैं 0 थी, फिर वो उसके अंदर जो स्पीड, यानी उसके अंदर वो वेलोसिटी हुई, वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज हुआ। इसका मतलब उस वेलोसिटी में भी चेंज हुआ। तो अपन द्रव्यमान को डिफाइन कैसे करेंगे, जो भौतिकी के अंदर जो द्रव्यमान को परिभाषित किया गया है, द्रव्यमान यानी वैसे आपको पता है फोर्स लगाना है, यानी फोर्स लगाया तो F इक्वल्स टू क्या हो गया, m इंटू ए। तो यहाँ से m इक्वल्स टू क्या आ गया, F अपॉन ए, यानी द्रव्यमान बराबर बल बटा ए का मतलब क्या होता है, एरिया नहीं, एक्सेलरेशन, त्वरण। यानी किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है जो क्या है, स्थिर है। जब किसी स्थिर वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वह वस्तु क्या करती है, अवस्था में परिवर्तन का प्रयास करती है। लैंग्वेज की फॉर्म में आप लिखना चाहो तो लिख दीजिए, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह अवस्था परिवर्तन का, अवस्था में, यानी जो उसकी अवस्था, ये कोई वस्तु है, ये यहाँ पे कोई फिक्स कर रखी है। जैसे ही इसके ऊपर मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो ये वस्तु यहाँ से उठ के कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। ठीक है, ये फर्स्ट है प्रारंभिक, और ये है अंतिम अवस्था। तो ये यहाँ पे आ गई। जैसे ही इसके ऊपर मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अवस्था में चेंज तो हुआ, लेकिन वस्तु खुद तो चाहेगी नहीं कि वो अवस्था में परिवर्तित करे। ठीक है, और अवस्था में खुद परिवर्तित नहीं करेगी, यानी वो क्या करेगी, अपनी स्थिति के अंदर बने रहना चाहती है। और अपनी स्थिति में बने रहना चाहती हैं तो यानी अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहता है। ये फिजिक्स के अंदर एक और नया वर्ड को डेवलप करता है, और एक नया शब्द यहाँ पे आएगा, जड़त्व। जड़त्व का मतलब होता है कोई भी वस्तु जो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती, क्या कहलाती है, जड़त्व। और जड़त्व और द्रव्यमान दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तु, कोई भी वस्तु है जिसके ऊपर बल लगाया जाता है, बल लगाने से क्या करेगी, वह अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगी, लेकिन परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। तो बल लगाया जाता है तो वह अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। अवस्था में परिवर्तन का, जो भी परिवर्तन का, यानी वस्तु यहाँ से यहाँ आ गई, तो परिवर्तन का क्या करेगी, वह विरोध करेगी। और विरोध करना, परिवर्तन का विरोध करती हैं, तो इस विरोध को, यानी जो विरोध हो रहा है उसके अपोजिट, यानी विरोध को क्या कहते हैं, जड़त्व, इनर्शिया। जड़त्व
कहते हैं। जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु के परिवर्तन जो हो रहा है उसको क्या करना? एक्सेप्ट नहीं करना, यानी जो जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है, यानी वस्तु का वह गुण जो उस परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। और जड़त्व यानी वस्तु का जो द्रव्यमान है वही क्या होता है? वस्तु के जड़त्व की माप होती है। अर्थात वस्तु का द्रव्यमान ही जड़त्व की माप होती है। जड़त्व की माप होती है। कैसे होती है? इस लाइन को स्पेसिफाई करो। अर्थात वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वही क्या होती है? जड़त्व की माप होती है। एक वस्तु है जो बहुत भारी है, वो यहीं रहना चाहती है। दीवार है, दीवार के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, लेकिन दीवार अपनी जगह से नहीं हिल रही है। ठीक है, दीवार पे मैंने अपना काम कर दिया, मैंने बल लगा दिया, लेकिन दीवार अपनी जगह से नहीं हिली। इसका मतलब क्या हुआ? दीवार का जो जड़त्व है वो क्या है? ज़्यादा है। दीवार का जड़त्व ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? वो क्या करेगी? जितना फोर्स लगाऊंगा उससे ज़्यादा फोर्स वो रिवर्स डायरेक्शन में यानी मेरी तरफ लगा रही है, इसीलिए तो वो नहीं हिल रही है। और जो रिवर्स डायरेक्शन में यानी मेरी तरफ जो वापस फोर्स लगा रही है वो क्या हो गई? जड़त्व हो गया। यानी दीवार का जड़त्व जब अधिक है, जड़त्व का मतलब क्या होता है? जड़त्व अधिक है, इसका मतलब वस्तु का क्या है? भार अधिक है। दीवार का क्या है? वजन अधिक है। ठीक है, तो यही मैंने लाइन यहाँ लिखी है कि वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वही क्या होता है? जड़त्व की माप होती है। यानी जड़त्व यानी अपोजिट डायरेक्शन में जड़त्व किसके बराबर हो जाएगा? माप के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे वस्तु का जो द्रव्यमान होगा अगर अधिक है तो वस्तु का जो जड़त्व होगा वो भी क्या होगा? अधिक होगा। यदि वस्तु का द्रव्यमान यदि वस्तु का है, उदाहरण आप दीवार का याद रखिएगा कि जब आपने दीवार के ऊपर बल लगाया तो दीवार अपनी जगह से स्थापित नहीं होती है, यानी विस्थापित नहीं हो रही है, वह हिलडुल नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दीवार क्या करेगी? बहुत ज़्यादा फोर्स अपने ऊपर लगा रही है, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगी, इसका मतलब दीवार का भार क्या है? अधिक है। ठीक है, तो यदि वस्तु का यानी दीवार का वस्तु का भार या द्रव्यमान अधिक है तो वस्तु का जड़त्व भी अधिक होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक बात कह दी आपसे। इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उदाहरण के तौर पे आप दीवार पर बल लगाना, एग्जाम्पल लिख लीजिए, दीवार पर बल लगाना। और जब आप दीवार पे बल लगाएंगे तो आपको खुद को फील हो जाएगा दीवार क्या हो रही है? अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है। दैट मीन्स उसका जो इनर्शिया है इज़ वेरी हाई। उसका जो इनर्शिया है, उसका जड़त्व है वो बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स उसका इनर्शिया ज़्यादा है, इसका मतलब उसका भार भी क्या है? ज़्यादा है। भार यानी द्रव्यमान। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या है? जड़त्व की ही माप है। तो ये आप नोट कर लीजिए। द्रव्यमान के बारे में एक जो परिकल्पना थी, एक द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे, तो वो मैंने यहाँ पे एक बता दिया, हल्का सा पिक्चर क्लियर किया है कि F = ma होता है, m = F/a। कितना बल लगा रहे हैं और कितना त्वरण, वापस कितना त्वरण आ रहा है, तो वो त्वरण क्या हो जाएगा? आपके द्रव्यमान, उन दोनों का जो रेशो होगा वो द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अच्छा, द्रव्यमान के बारे में तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन। अगली बात आती है भार क्या होता है। इसको रफ कर रहा हूँ मैं। भार और द्रव्यमान क्या एक ही राशियां हैं या अलग अलग हैं? ठीक है, तो वो मैं बात करूंगा। भार क्या है या द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान के बारे में तो आपने जान लिया, तो अगला है भार और द्रव्यमान या भार वर्सेस द्रव्यमान। भार वर्सेस द्रव्यमान। भार और द्रव्यमान क्या है? भार किसी वस्तु का वेट होता है, वजन होता है। तो द्रव्यमान क्या वजन नहीं होता? द्रव्यमान भी तो वजन होता है। तो फिर कैसे डिनोट करेंगे? क्या होता है द्रव्यमान और भार? द्रव्यमान केवल एक निश्चित संख्या होती है, निश्चित मान होता है। ठीक है, और जब वह मान यानी द्रव्यमान यानी क्या होता है? स्मॉल m होता है, वेट यानी कैपिटल W होता है। वेट WEIGST, वेट। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? कैपिटल W यूज करते हैं। द्रव्यमान होता है मास और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो स्मॉल m यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? स्मॉल m यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ मास से निरूपित करते हैं स्मॉल m, ये हो गया वेट। तो इसके अंदर क्या करना है? द्रव्यमान के अंदर, यानी ऐसी जब कोई वस्तु होती है उसका निश्चित मान होता है, जैसे 5 किलो,
तो 5 किलो क्या हुआ, एक निश्चित मान हुआ। वस्तु का क्या होता है, वस्तु का निश्चित मान होता है। एग्जाम्पल 5 किलो चीनी, ठीक है, 5 किलो चीनी मेरे हाथ में है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक मान हो गया। लेकिन जैसे ही वह मान, क्योंकि अर्थ के अंदर बात करते हैं और अर्थ के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल, ठीक है ना, अर्थ में गुरुत्वाकर्षण है तो ग्रेविटेशनल है, दैट मीन्स यहाँ जो 5 kg है W इक्वल्स टू वो क्या होगा, द्रव्यमान तो है ही, उसके साथ में ये गुरुत्वाकर्षण भी वर्क करेगा। इसका मतलब वो क्या होगा, G से मल्टीप्लाई होगा। G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। G का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, G का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, या इसको आप चाहो तो लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वेट कितना हो जाएगा, 5 kg तो चीनी का हो गया, और 10 गुरुत्वीय त्वरण का अगर मैंने लिया है तो वेट कितना हो गया, 50 kg, ये वेट हो जाएगा फाइनल, ठीक है। देखो वेट, मास जो होता है वो द्रव्यमान होता है, एक निश्चित क्वांटिटी, निश्चित संख्या होती है। लेकिन अगर वो पृथ्वी के अंदर, दैट मीन्स उसके ऊपर क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण भी कार्य करेगा। और कोई भी क्वांटिटी, जब कोई भी द्रव्यमान अगर वो ग्रेविटेशनल को एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या बन जाएगा, वेट बन जाएगा। क्लियर है, कितना वेट होगा। अच्छा, ये जो मास होता है इसकी कोई डायरेक्शन वगैरह भी होती है क्या, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेट हमेशा नीचे की ओर लगेगा। गुरुत्वाकर्षण, आप कोई भी वस्तु ऊपर फेंको, देखो नीचे आ जाएगी। दैट मीन्स वो क्या करेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा के अनुसार क्या करेगी, कार्य करेगी। क्लियर है, आप और मैं चल रहे हैं, दैट मीन्स अपने ऊपर क्या कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण कार्य कर रहा है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो मैं अभी हवा में उड़ता होता, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण, एवरीथिंग इज हैपन, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पॉसिबल है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पर्टिकुलर वैल्यू है अपने पास, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय बल यहाँ कार्य करता है। तो ये क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू हो गई, यानी इसकी एक निश्चित दिशा भी नहीं होती, डायरेक्शन, दिशा नहीं होती, ठीक है। जबकि इसकी क्या होती है, दिशा होती है या डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में एक बड़े तौर पे डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। तो आगे अपन बात करते हैं एरर के बारे में। इसको आपको कुछ लिखना है तो लिख लीजिएगा। अगला टॉपिक होगा अपना एरर। एरर क्या होता है, एरर यानी जो उस मापन की जो त्रुटियां होती हैं, यानी त्रुटि अपन किससे कहेंगे, एरर या त्रुटि। सबसे पहले एरर के बारे में जानेंगे। एरर अलग अलग टाइप्स की होती हैं, तो वो अलग अलग प्रकार होते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले एरर होता क्या है, क्या होता है एरर। तो यानी कोई भी मान, अगर आपने जैसे प्रैक्टिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, एक फिक्स वैल्यू आपको पता होता है, ठीक है। जैसे 10 किलो हो गया तो वो एक एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। अगर 10 किलो की बजाय दुकानदार आपको 9 किलो और 500 ग्राम अगर सामान आपको तोल के देता है, दैट मीन्स उसने क्या किया, थोड़ा कम तोल दिया। कितना, 500 ग्राम का 500 ग्राम कम तोल दिया। यानी जो वास्तविक मान कितना तोलना चाहिए था, 10 किलो, लेकिन उसने 9.5 किलो तोल के दिया है। तो 500 किलो का जो गेप, 500 ग्राम का जो गेप रह गया, 500 किलो नहीं, 500 ग्राम का जो उसके बीच में गेप रह गया, यानी जो अंतर रह गया, वो अंतर यानी जो डिफरेंस है वो क्या है, एरर है, त्रुटि है, ठीक है। यानी वस्तु के जो वास्तविक मान में और उसके जो कल्पित, यानी जो दूसरा जो मान है, जो कम तोला गया है या कम मापा गया है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ही क्या होता है, एरर होता है, त्रुटि कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एरर की डेफिनेशन को लिखोगे। एरर का डेफिनेशन क्या होगा कि वस्तु के जो वास्तविक मान होगा, उस वास्तविक मान, किसी भी राशि के वास्तविक मान और मापित मान के बीच में जो अंतर होता है वो क्या होता है, एरर होता है। वस्तु के वास्तविक मान
और मापित मान के बीच में मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि का मतलब एरर, त्रुटि कहते हैं। दैट मीन्स जो ओरिजिनल वैल्यू जो होगी, तो एरर को आप ई से डिनोट कर सकते हो, ए से डिनोट कर सकते हो, इसका कोई पर्टिकुलर सिंबल डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। आप ई भी यूज़ कर सकते हो, स्मॉल ए भी यूज़ कर सकते हो, तो वो अकॉर्डिंग जो भी आप टाइप्स ऑफ एरर होगा उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो एरर हो गया। अब गलतियाँ, एरर का मतलब गलतियाँ, ठीक है, कितनी आपने गलतियाँ की। तो एरर, एक वस्तु का वास्तविक मान रियल वैल्यू क्या होगा और जो मेजर वैल्यू क्या होगा, उन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या हो गया, एरर हो गया। तो पहला ये दो और तीन तरीके की होती है। पहले जैसे अपन मान लें कि व्यक्तिगत एरर, पर्सनल एरर क्या होगी, मेरे द्वारा यानी मनुष्य के द्वारा या सजीव जो होते हैं उनके द्वारा जो गलतियाँ की जाती है, जो मिस्टेक्स होती है, जो एरर होती है, जो त्रुटि होती है, वो क्या होती है, पर्सनल एरर की कैटेगरी में आती है। दूसरी जो एरर होती है कंटिन्यूस फॉर्म यानी क्रमबद्ध एरर, लगातार एरर होती। तीसरी जो होती है वो होती है लेबोरेटरी टेक्निक्स के द्वारा एरर, यानी लेब के अंदर, प्रयोगशाला के द्वारा, प्रयोगशाला उपकरण के द्वारा, आप कोई भी उपकरण के द्वारा किसी भी चीज़ का जो मान है, किसी भी चीज़ का जो द्रव्यमान है, मान लो मेजरमेंट करनी है, जैसे वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गया, ये क्या करते हैं, बहुत छोटे जो जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की मोटाई क्या है ये मुझे पता करनी है। तो इसकी मोटाई पता करने के लिए आप वर्नियर कैलिपर्स का, स्क्रू गेज का यूज़ करोगे। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल जो चीज़ें होती हैं उनके जो डायमीटर को मेज़र कर सकते हैं अपन इजीली। क्लियर है। तो इसका आप यहाँ आओगे तो मैं आपको लैब में बताऊंगा। तो यहाँ जो वर्नियर कैलिपर्स हो गया या स्क्रू गेज हो गया, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन है। तो ये एरर क्या होता है, एरर आपको बता दिया, पर्सनल एरर, लेबोरेटरी एरर और जो कंटिन्यूस एरर, तो वो लगातार हो सकती है। और एक होती है रैंडम एरर, यादृच्छिक एरर, यानी जो आप फेरबदल जो करते हो, ठीक है, मान लो आपने 50 वैल्यू आपने लिए और उसके अंदर से एक दो वैल्यू क्या हो गई, गलती से कोई रीडिंग्स लिए हैं, वो गलती से क्या हो गई, बहुत ही गलत आ गई। तो आप क्या करोगे, उस रीडिंग को हटा के उसकी जगह दूसरी वैल्यू पुटअप करोगे। तो वो क्या होता है, एक वैल्यू को हटा के दूसरी वैल्यू को पुटअप करना, वो होती है रैंडम एरर, यादृच्छिक एरर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो एरर आपको समझ में आ गया। तो इसके अंदर जो पहला आप लिखोगे वो लिखोगे आप क्रमबद्ध त्रुटियाँ। क्रमबद्ध का मतलब सिस्टमेटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियाँ। इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्रमबद्ध त्रुटियाँ। क्रमबद्ध त्रुटियाँ क्या होता है, कंटिन्यूअस या सिस्टमेटिक एरर इसको इंग्लिश में कहते हैं। सिस्टमेटिक एरर किसे कहेंगे, यानी वे त्रुटियाँ जो क्रमबद्ध नियम से आधारित होती है, क्रमबद्ध नियम पे आधारित होती है, फिक्स होता है। जैसे 2 और 2 4 होना है तो 2 और 2 4 ही होंगे। तो वे त्रुटियाँ जो क्रमबद्ध नियमों से संबंधित या क्रमबद्ध नियमों पर आधारित होती हैं, क्रमबद्ध नियमों से संबंधित ऑब्लिक आधारित होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियाँ कहते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियाँ कहते हैं, ठीक है। क्रमबद्ध त्रुटियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं कि वे त्रुटियाँ, क्रमबद्ध त्रुटियाँ सिस्टमेटिक एरर, यानी सिस्टम के द्वारा या कंटिन्यूस कोई भी एक रीज़न रहा होगा, उसके पर्टिकुलर रीज़न के द्वारा क्या हो जाती है कि क्रमबद्ध नियम, यानी कि जो कंटिन्यूस लॉज जो होते हैं, जो लॉज जो एक पर्टिकुलर नियम जो होता है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई त्रुटि हो जाए तो वो क्या होती है, क्रमबद्ध त्रुटियाँ। V=IR ओम्स का नियम। लेकिन उसको अगर जब अपन ने सॉल्व किया, उसके द्वारा जब अपन ने ग्राफ बनाया तो एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं आया और कोई दूसरी लाइन, मान लो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आके वो यहाँ से पास आउट हो गया, ओरिजिन से पास आउट नहीं हो रहा है, यहाँ से गुजरना चाहिए था, वो यहाँ से नहीं गुजर के यहाँ से गुजर रहा है। दैट मीन्स उसके अंदर क्या हो गया, एक एरर डेवलप हो गया। तो वो क्या हो गया, एक यहाँ पे अपन बात करेंगे तो वो एरर क्या हो गया, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टम यानी पर्टिकुलर नियमों के अनुसार नहीं हो कि वो उस नियमों में भी थोड़ी कमी रह गई, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, क्रमबद्ध एरर, यानी क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक त्रुटियाँ हो जाती है। अब सिस्टमेटिक त्रुटियों के भी अलग अलग स्रोत हैं, हो सकता है वो उपकरण के द्वारा त्रुटि हुई हो, ठीक है, या उपकरण के द्वारा त्रुटि हुई हो, या कोई दूसरा जैसे प्रैक्टिकल या कोई भी प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो उसमें किस तरीके से त्रुटि, कैसे उपकरण के द्वारा त्रुटि, तो ये अलग। इसके अंदर फर्स्ट जैसे मैं लिख रहा हूँ क्रमबद्ध त्रुटियों के अंदर फर्स्ट है उपकरण के द्वारा त्रुटि। तो उपकरण के द्वारा त्रुटि, इसको ए करके लिख रहा हूँ मैं।
उपकरण द्वारा त्रुटि। उपकरण के द्वारा त्रुटि कैसे? कोई भी एक स्केल है जिसके अंदर 100 रीडिंग तक आपकी, जैसे थर्मामीटर आपने देखा है, ठीक है, थर्मामीटर आपने देखा है, तो थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, तो कोई भी स्केल होता है वो उसका टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना शो करना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड शो करना चाहिए। थर्मामीटर स्केल आपने देखी, उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो गया, वो कितना होता है मैक्सिमम। मान लो ऊपर वाली जो स्केल है वो थोड़ी ब्रेक हुई है, ठीक है, तो जो वो ब्रेक है दैट मीन्स वो मैक्सिमम कितना करेगा, अगर वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो मैक्सिमम 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही शो करेगा। इसका मतलब एक्चुअल में होना कितना चाहिए था, उस स्केल के अंदर जो टेम्परेचर एक्चुअल में होना कितना चाहिए था, 100 होना चाहिए, लेकिन स्केल क्या हुई, कंप्लीट नहीं है, ऊपर से टूटी हुई है, तो कितना शो कर रही है, वो 95 तक है, यानी ऊपर का जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो रीडिंग है वो गायब है, यानी वो टूटा हुआ पार्ट है, तो यानी वो 95 का शो कर रही है। तो यहाँ जो वेरिएशन, कहाँ वेरिएशन है, स्केल के अंदर वेरिएशन है, इसका मतलब स्केल के अंदर वेरिएशन है, तो जो ओरिजिनल जो होना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए वो नहीं होगा, कहाँ तक होगा, 95 का होगा। तो ये वेरिएशन कहाँ है, अपन तो नहीं कर रहे हैं ना तो आप कर रहे हैं ना मैं कर रहा, कौन कर रहा है, स्केल के अंदर ये मेंशन है, यानी वो उपकरण है। तो इस प्रकार की जो एरर होगी वो उपकरण के द्वारा त्रुटि या एरर बाय एपरेटस डिफाइन करेंगे अपन। क्लियर है? दूसरा जो एरर का जो टाइप होता है कि वो है प्रायोगिक तकनीकी या किसी तकनीकी के द्वारा, टेक्निकल एरर को बोलते हैं। टेक्निकल एरर कैसे, कोई भी प्रोग्राम वगैरह बनाए, जैसे प्रोग्राम का मतलब टीवी वगैरह ऐसा नहीं, प्रोग्राम का मतलब होता है कोई भी, जैसे कोडिंग सिस्टम होता है, कोडिंग सिस्टम कैसे, जैसे 2 और 2 4 होता है, इसको अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज, आपको पता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज, कंप्यूटर केवल C और C+, यानी इस प्रकार की जो लैंग्वेज समझता है, वो आपकी और मेरी भाषा नहीं समझता, उसको पर्टिकुलर एक C लैंग्वेज के अंदर, C लैंग्वेज, जावा, पाइथन, इस तरीके के जो लैंग्वेज होती हैं उन लैंग्वेज को यूज़ करता है। तो वहाँ पे उस कंप्यूटर से अगर आपको बात करनी है तो कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में समझाना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे समझाते वक्त कई बार क्या होता है, वो एरर शो करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी भाषा को समझ नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, टेक्निकल एरर शो कर रहा है। दूसरे भाषा में मैं इसको समझाता हूँ। जैसे आपने कहीं पेमेंट किया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के वक्त आपने क्या किया, पेमेंट आपने यहाँ से कर दिया है, अपने मोबाइल से रिचार्ज किया सपोज, तो मोबाइल से रिचार्ज किया, आपका पेमेंट कट गया, लेकिन आगे आपके बैंक अकाउंट से तो कट गया, लेकिन आपका जो पेमेंट, जो रिचार्ज है वो क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। दैट मीन्स उसके अंदर क्या हुआ, टेक्निकल एरर हुई। हो सकता है वो टेक्निकल एरर 3 और 4 सेकंड के लिए ही रही हो, ठीक है, 3-4 सेकंड के लिए आपका सर्वर क्या रहे, घूमता रहे, और उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल बता दे, या पहले आपको पेंडिंग बताएं और फिर जब आप उसको रिफ्रेश करो तो वो सक्सेसफुल बता दें। इस तरीके से हो सकता है। तो वो, और कई बार होता है कि वो एरर जो होती है बहुत बड़े पैमाने पे होती है, तो वो आपको करीब एक कोडिंग सिस्टम, यानी सिस्टम एरर 404 और 504 403 समथिंग करके कुछ मेंशन हो जाता है। जब आप गूगल के ऊपर कुछ चीज़ें सर्च करते हो तो कई बार आ जाता है ये एरर शो कर रहा है, एरर 504, और उसके नीचे @हैज़ कोनियो, इस तरीके से @हैज़ कोनियो, और यहाँ पे कोनियो एस्टीडियो समथिंग करके बहुत सारे वर्ड्स जो आते हैं। एक C की लैंग्वेज में, इंग्लिश के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स आपको दिखते होंगे, या 1+2 मैथमेटिक्स वर्ड दिखते होंगे, और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो फिनोमिनन होती है तो वो क्या करती है, टेक्निकल एरर के द्वारा। दूसरी जो है तकनीकी द्वारा त्रुटि, दूसरा जो प्रकार है तकनीकी त्रुटि। तो तकनीकी त्रुटि भी आपको क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है। तो तकनीकी त्रुटि यानी टेक्निकल एरर आपकी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको एपरेटस के द्वारा जो एरर होगा वो मैंने समझा दिया। दूसरा तकनीकी त्रुटि क्या होता है ये भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के जो भी क्यूरीज होगी उस क्यूरीज को आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे आपको क्रमबद्ध एरर यानी टेक्निकल यानी सिस्टमेटिकल एरर को समझाया। उसके ऊपर मैंने आपको उपकरण के द्वारा एपरेटस अगर त्रुटि करता है तो किस तरीके से वो होता है, और दूसरा टेक्निकल एरर कैसे होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगला जो प्रकार पढ़ेंगे अपन कि क्रमबद्ध त्रुटियों के बाद में जो प्रकार है वो अपना है जैसे व्यक्तिगत त्रुटियाँ, पर्सनल एरर। इसको रफ कर देता हूँ। दूसरा जो है व्यक्तिगत एरर, व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि कैसे होगा? व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब जैसे मैं खुद मेजरमेंट कर रहा हूँ, अगर मैं कोई चीज़ें मेज़र कर रहा हूँ तो मेज़र करते वक्त क्या होगा, अगर मैंने कहीं रीडिंग लेने के अंदर मिस्टेक कर दी, यानी वो मिस्टेक मैंने की है
ओरिजिनली रीडिंग क्या होनी चाहिए, कोई उपकरण का कोई लंबाई है, लंबाई को माप रहा हूँ, एक लंबाई है, सपोज ये मेरे पास एक स्केल है और इस स्केल के अंदर कितने हैं 60 सेंटीमीटर तक मेंशन कर रखा है, ठीक है। लेकिन मैं इस स्केल से किसी भी लंबाई को माप रहा हूँ और मैंने 60 की जगह अगर 59 सेंटीमीटर ही यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब वो एरर किसने की है, इसके अंदर नहीं की, इसमें तो पूरे 60 है और मैंने 59 लिए हैं, इसका मतलब मैंने मिस्टेक की है। तो व्यक्ति के द्वारा, अगर मेरे द्वारा कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती अगर की जाती है तो वो क्या होगी, व्यक्तिगत एरर के अंदर आएगी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। पर्सनल एरर, एग्जाम के अंदर क्या होता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पुटअप हो जाता है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है तो आपको आना चाहिए। व्यक्तिगत एरर यानी वे त्रुटियाँ जो किसी अनुचित व्यवस्था या प्रेक्षण के दौरान, अनुचित व्यवस्था या प्रेक्षण के दौरान उचित सावधानी नहीं बरतने के कारण हो जाती हैं। तो व्यक्तिगत त्रुटियाँ ऐसी त्रुटियाँ जो किसी प्रेक्षण को लेने के दौरान अगर सावधानी नहीं रखी, उचित सावधानी नहीं रखने से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो पर्सनल एरर कैसे होगी, वो पर्सनल यानी पर्सनल अपने द्वारा, खुद के द्वारा जो एरर जो होती हैं, खुद के द्वारा जो गलतियां होती हैं वो क्या होती है, व्यक्तिगत गलती होती हैं, व्यक्तिगत पर्सनल मिस्टेक होती है और वो पर्सनल मिस्टेक की क्या है, पर्सनल एरर हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये मैंने एरर के बारे में बता दिया। उसके बाद में मैंने बताया था कि एक यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, यादृच्छिक एरर। तीसरी है यादृच्छिक त्रुटि, इसको बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है कि रैंडम एरर के अंदर अपन क्या करते हैं कि इसके अंदर त्रुटियां जो होती है वो अत्यधिक भिन्नता के कारण होती है, अत्यधिक भिन्नता के कारण होती हैं। जैसे इसमें त्रुटियां, यह त्रुटि अत्यधिक भिन्नता के कारण होती है, भिन्नता के कारण होती हैं। और इसका एक और नाम है अवसरीय त्रुटि, अवसरीय त्रुटि भी कहते हैं, ठीक है। इस त्रुटि को क्या कहते हैं, अवसरीय त्रुटि के नाम से भी मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होती है, कोई व्यक्ति अपने पाठ्यांकों की पुनरावृत्ति करें तो व्यक्ति क्या करेगा, प्रेक्षण के अंदर त्रुटि करता है, ठीक है। और प्रेक्षण के अंदर त्रुटि करता है तो वो प्रेक्षण के अंदर त्रुटि करके फिर उसके अंदर दूसरा मान लेके उसके निकटतम या नए मान को लाने की कोशिश करता है। मान लो जैसे 5 और 5 10 होता है तो उसने और 5 और 5 10 होता है और 5 + 4.8 कितना हो जाएगा, 5 + 4.8 कितना हो गया, 9.8 हो गया। तो अगर वो 9.8 की जगह अगर वो 10 यूज़ करता है या 10 की जगह अगर 9 यूज़ करता है, दैट मीन्स उसने क्या किया, मेजरमेंट के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पे जो रैंडम एरर, तो वो क्या करेगा, एक नया 4.8 की जगह क्या करेगा, 5 पुटअप करके 5 और 5 10 लाने की कोशिश करेगा। 5 और 5 10 लाना चाहिए था, वो क्या करेगा 5 + 4.8 यानी 9.8 आ गया। तो वो 9.8 को ही क्या करेगा, 10 लाएगा। 10 लाने के लिए वो ट्राई करेगा कि क्या करूँ, 4.8 को अगर मैं 5 से रिप्लेस कर देता हूँ, यानी 4.8 की जगह अगर मैं 5 को रख देता हूँ तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे मेरे पास। इसका मतलब उसने क्या किया, एक नया मान उस निश्चित मान की जगह रख के एक नया क्या किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। तो वो होती है रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब एक निश्चित मान, एक ये पहली बात तो ये किसके कारण होती है, बहुत ज़्यादा भिन्नता के कारण होती है, जैसे 10 और 9.8। तो यहाँ डिफरेंस तो है ही, वैसे ज़्यादा तो नहीं है लेकिन डिफरेंस है। तो यहाँ ये एक भिन्नता यानी वेरिएशन हो गया इनके बीच में, तो वो वेरिएशन किसको डिनोट करेगा, रैंडम एरर को डिनोट करेगा। और इसके लिए जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे मान हो गए, तो मैंने माना कि इसके अंदर जो प्रारंभिक मान है, कोई भी भिन्न हो गई, कोई भी वस्तु हो गई, राशि हो गई, उस राशि के लिए मैंने क्या किया, n पाठ्यांक लिया। उस राशि के लिए माना एक राशि, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, चार्ज हो सकता है और धारा हो सकती है, किसी भी प्रकार की एक राशि हो सकती है, एक राशि जिसके मान A1 A2 A3 अप टू AN तक उसने लिए हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इन सब का एवरेज निकालेगा,
तो क्या करेगा, एवरेज यानी औसत निकालेगा। औसत मान क्या आएगा, औसत मान यानी ए के ऊपर बार बराबर, औसत मान को कैसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर बार लिखते हैं या ए नीचे एवरेज लिख देते हैं। औसत मान बराबर क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। कितनी नंबर ऑफ टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है अपने पास, तो डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, समेसन ऑफ A डिवाइडेड बाई n, और समेसन ऑफ A यानी सिग्मा A लिखने का मतलब क्या है, n AN, और n का मान कहाँ से है, 1 से लेके n तक। तो इस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं A बार। तो A बार मैंने जब ज्ञात कर लिया तो क्या करूँगा, A बार जब ये मेरे पास आ गया तो यहाँ से A माध्य आ गया यानी पर्टिकुलर वैल्यू आ गया, और उसके बाद में मुझे कहाँ वेरिएशन स्टडी करना है, कहाँ वेरिएशन ज्ञात करना है, कहाँ, तो वहाँ से मैं कैलकुलेट करके उसको रिप्लेस कर दूंगा। तो ये इस तरीके से रैंडम एरर कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर चलती रहेगी। ठीक है, तो ये एरर के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। अब उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन स्टडी करेंगे कि जो एरर होती है उसके अंदर जो परम त्रुटि यानी आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, किस तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। ओके, इस लेक्चर के अंदर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर मैं वहाँ पे आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।